साधना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। साधना की चाची बहुत लालची स्वभाव की थी। वो साधना को एक आंख पसंद नहीं करती थी। एक दिन साधना अपनी चाची के साथ बाजार से निकल रही थी। तभी वहां के बदमाश जग्गा ने उनका रास्ता रोक लिया और साधना पर बुरी नजर डालने लगा। ओए होए, क्या अदा है? जरा हम पर भी मेहरबान हो जाओ साधना रानी। चाची, ये जग्गा मुझे फिर से परेशान कर रहा है। जग्गा दादा, बच्ची है, थोड़ा प्यार से बात किया करो। घर आओ, चाय पानी पियो, फिर आराम से बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। चाची, आप उस गुंडे से इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी? प्यार से बात ना करती तो क्या लड़ाई करती? अरे वो शहर का गुंडा है, उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और तू भी ध्यान से सुन ले, घर जाकर ये बात अपने चाचा को बिल्कुल भी मत बताना। अरे भाई, गुंडों से बना कर रखनी पड़ती है, शहर में अपना रौब रहता है। साधना की चाची के मन में न जाने क्या चल रहा था। वो जग्गा दादा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेती थी, बल्कि उसे और बढ़ावा देती थी। साधना के चाचा को कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ा। मौका देखकर साधना की चाची ने जग्गा को घर आने का न्योता दे दिया। अरे आओ जग्गा दादा, आओ, देखो आज साधना ने अपने हाथों से पूरी पकवान बनाए हैं। चाची ने इस गुंडे को घर बुला लिया। अगर चाचा घर पर होते तो वो कभी भी इस गुंडे को घर में ना घुसने देते। अरे भाई, जिसने बनाया है उसे बुला तो लो, हैं? अपने हाथों से ही मुझे खिला देगी। जग्गा दादा, मजाक करने में भी आप नंबर 1 हो। मैं साधना को अभी बुलाती हूँ। साधना की चाची जबरदस्ती साधना को जग्गा के सामने खड़ा करती है और साधना मन मार कर जग्गा को खाना परोसती है। जग्गा खाना खाकर चला जाता है। साधना अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। साधना के चाचा को गए 2 दिन बीत गए थे। एक दिन साधना देखती है उसकी चाची ने जग्गा को घर पर बुलाया है और वो जग्गा से कुछ बात कर रही है। जग्गा दादा, चिंता मत करो, साधना के चाचा भी 2 दिन बाद आएंगे। तुम कल ही साधना को उठाकर ले जाओ और याद रहे, ये नोटों की गड्डी देना मत भूलना। उसके बाद तुम साधना का जो मर्जी करो, उसे प्यार करो या उसे बेचो, मुझे तो बस पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने आदमियों के साथ आऊंगा और इसको पकड़कर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। साधना अपनी चाची और जग्गा दादा की बातों को सुनकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। साधना के पास थोड़े बहुत पैसे थे जिनसे वो टिकट लेकर एक बस में बैठ जाती है। वो बस शिमला की थी। साधना शिमला पहुंच जाती है। साधना के पास पैसे खत्म हो गए थे। वो इधर उधर भटक रही थी। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर साधना बिल्कुल अकेली थी। साधना एक पहाड़ी के रास्ते सड़क पर चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। साधना वहां पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। अरे, ये लड़की कौन है? ये तो बेहोश हो गई। इसे दुकान के अंदर लिटा देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी साधना को दुकान के अंदर ही लिटा देते हैं। कुछ देर बाद साधना को होश आता है और वो अपने बारे में रोते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी को बताती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति शिमला में मोमोज की दुकान चलाता था और अपनी पत्नी के साथ मोमोज बनाकर बेचता था। साधना अपने बारे में बताते हुए रो पड़ती है। रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम्हें अब वापस अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की। एक मेरी चाची जिन्होंने मुझे उस बदमाश के हाथों बेचना चाहा। बाबा, मैं कैसे अपना दुख भूलूंगी। बेटी, वक्त सारे जख्म भर देता है। हमारा भी बेटा बहू के साथ हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों बूढ़े पत्नी पत्नी भी हिम्मत हार चुके थे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर हम बिल्कुल अकेले थे। फिर हम दोनों ने ये मोमोज बनाकर बेचने का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई और हमने एक दूसरे के सहारे जीना सीख लिया। बाबा, मैं भी आपकी मोमोज बनाने के काम में मदद करूंगी। आप मुझे मोमोज बनाना सिखाएंगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें मोमोज बनाने जरूर सिखाऊंगा। साधना उन बुजुर्ग पति पत्नी से मोमोज बनाना सीख गई थी। अब वो भी उन्हीं की तरह अच्छे मोमोज बना लेती थी और वो उनकी सहायता भी करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। साधना को उन पति पत्नी के पास रहते हुए 1 साल बीत जाता है। साधना ने मोमोज की दुकान पूरी तरह से संभाल ली थी।
अब तो उन बुजुर्ग पति पत्नी को भी दुकान की कोई चिंता नहीं रहती थी। साधना ने अपना पिछला सारा दुख भुलाकर अब अपने नए जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन साधना मोमोज की दुकान पर ग्राहकों को मोमोज की प्लेट बनाकर दे रही थी। अचानक उसने अखबार में एक इश्तेहार देखा जिसमें उसके चाचा ने साधना की फोटो लगा रखी थी और लिखा था कि साधना, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास वापस लौट आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मैं अपने चाचा से मिलना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम चाहो तो अपने चाचा से मिलकर वापस आ सकती हो। साधना अपने घर वापस लौटती है, पर घर के बाहर भीड़ लगी हुई देख साधना को पता चलता है कि उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं है। साधना की चाची साधना से लिपटकर बहुत रोती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। साधना, मुझे माफ कर दे, आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया से गए हैं। तेरे चाचा को पता चल गया था कि मैं तुझे जग्गा दादा के हाथों बेचना चाहती थी। तेरे चाचा ने जग्गा को पुलिस के हवाले कर दिया, पर वो तेरी याद में दिन पर दिन बीमार होते चले गए। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। मैं ही लालची थी जो पाप करने चली थी। अपने चाचा के गुजर जाने के बाद साधना अपनी चाची को अपने साथ शिमला ले जाती है और फिर से मोमोज बेचने का काम शुरू कर देती है। साधना की चाची उसे ये सब करते देख अपने किए बुरे कर्मों पर रो पड़ती है। रामगढ़ गांव में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। सुधा को पिज्जा बहुत पसंद था। गौरव बेटा, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, बाजार से जाकर मेरे लिए एक पिज्जा ले आ। ये सुनकर गौरव बोलता है, अरे माँ, बुढ़ापे में पिज्जा भी कोई खाने की चीज है? ये सब बच्चों की खाने वाली चीजें होती हैं। तुम तो बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे मन तो मन होता है, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, बूढ़े लोगों का मन नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, ले आऊंगा पिज्जा तुम्हारे लिए। तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गौरव अपनी माँ के लिए पिज्जा लेने चला जाता है। कुछ देर बाद गौरव पिज्जा लेकर आता है और दोनों मिलकर मजे से पिज्जा खाते हैं। एक दिन गौरव अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पिज्जा की शॉप दिखती है और वो सोचता है, आज माँ के लिए पिज्जा ले जाता हूँ, इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। इतना सोचने के बाद गौरव पिज्जा लेने चला जाता है और पिज्जा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत देर हो जाने पर जब गौरव घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ चिंता में उसे फोन लगाती है, पर गौरव का फोन नहीं लगता। कुछ समय बाद सुधा को एक अनजान नंबर से फोन आता है और गौरव के मरने की खबर मिलती है। ये खबर सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा मेरा बेटा ही था, वो भी तूने छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? उसकी यह हालत देख पड़ोसियों उसे सांत्वना देकर चले जाते हैं। सुधा अपने बेटे की चिता को जला देती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो गौरव की बातों को याद करके रोती रहती थी। बेटे के मर जाने के बाद सुधा के घर की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो खाने के लिए पड़ोसियों के घर मांगने जाती है और बोलती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे अम्मा, मैं तुम्हें खाना खाने को जरूर दे देती, पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, सबने खाना खा लिया। इतना कहकर वो औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। कोई उसे खाने को नहीं देता, सभी बहाना बनाकर उसे वापस भेज देते। अपनी ऐसी हालत देख वो सोचती है, अगर मेरा बेटा आज जिंदा होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। वो सबकी मदद किया करता था, पर आज सब भूल गए हैं कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी। आज उसकी माँ को मदद की जरूरत है, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और सुधा को यूं रोता देख पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? सुधा रोते रोते उस औरत को अपना सारा दुख बताती है।
क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ बेसहारा का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अकेले मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सुधा की कहानी सुनने के बाद वो औरत सुधा से कहती है, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। खाने के लिए कमाई का कोई जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। आजकल तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें आ गई हैं और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें आता हो, उसे बनाकर बेचने लगो। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है। सुधा अब सोचती है कि वो ऐसा क्या काम करे। अचानक उसे पिज्जा का ख्याल आता है और वो बोलती है, क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर बेचूं, इससे कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। सुधा के पास अपने कुछ जेवर रखे होते हैं। उन्हें बेचकर वो अपने घर के आगे पिज्जा का एक छोटा सा ठेला खोलती है और पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका बनाया पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और सुधा अब एक बड़ी दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और वो अमीर बन जाती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और उससे खाना मांगता है। अम्मा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो? अम्मा, मेरा नाम मोहन है, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ हाँ, जरूर खाने को मिलेगा। तुम जो खाना चाहो वो खा सकते हो। तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ये कहकर सुधा मोहन को गले लगा लेती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे उस बच्चे में अपना बेटा मोहन दिखता है। वो उसका ख्याल अच्छी तरह रखती है, उसे स्कूल भेजती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है।